नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हाँ जी अभी के लिमिटलेस दुनिया में। तो दोस्तों, यूरोप में जर्मनी खुले बाहों के साथ आपका स्वागत कर रहा है, जैसे कि मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। वो इसलिए क्योंकि जर्मनी ने जो नया इमिग्रेशन लॉ निकाला है और पास किया है 2023 में, वो इतना अमेजिंग है कि एक्सपैट्स की लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी जो इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी देश से जर्मनी आना चाहते हैं सेटल होने के लिए, पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनीज न्यू इमिग्रेशन लॉ पास इन 2023, जिसमें सबसे अच्छी चीजें हैं ब्लाउ कार्ड, ब्लू कार्ड, चांस कार्ड, अपॉर्चुनिटी कार्ड और ब्रिंगिंग पेरेंट्स परमानेंटली टू जर्मनी। तो चलिए फिर देर किस बात का, करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, हाँ जी, अब जर्मनी ने नया इमिग्रेशन लॉ पास कर दिया है और इस इमिग्रेशन लॉ के बहुत से फायदे हैं। तो पहले बात करते हैं कि जर्मनी ऐसा कर क्यों रहा है। जर्मनी में लेट ब्लूमर्स जो रिटायरीज हैं वो बहुत ज्यादा होने वाले हैं और जर्मनी के स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि जर्मनी में स्किल लेबर्स की कमी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया लेट ब्लूमर्स यानी कि जो रिटायरीज हैं, जो गैप है बिटवीन यंग पीपल एंड ओल्ड एज पीपल इज इंक्रीजिंग। तो जो ज़्यादा आवाम है, जो ज़्यादा लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो रिटायर हो रहे हैं और इसलिए पहली बात तो उनको पेंशन भी देनी है और पेंशन देने के लिए टैक्सेस होना ज़रूरी है और टैक्सेस होने के लिए लोगों का काम करना ज़रूरी है, नहीं तो टैक्सेस आएगा कहाँ से, लोगों की तनख्वाह में से ही आएगा ना। तो इसलिए जर्मनी में स्किल्ड लेबर्स की कमी बहुत है और ये गैप फिलअप नहीं हो पा रहा। एक स्टैटिस्टिक्स ये भी कहता है कि करीबन जर्मनी में 4 लाख से 5 लाख लोगों की कमी हो रही है इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि जर्मनी में स्किल लेबर्स की कितनी कमी है। तो इस वजह से जर्मनी ने इमिग्रेशन लॉ में बहुत सी मॉडिफिकेशंस करी है और उनमें से पहला मॉडिफिकेशन है जो आपके फेवर में है, वो है ब्लाउ कार्ड, जिसको हम इंग्लिश में ब्लू कार्ड कहते हैं। तो जर्मनी ने कुछ साल पहले ऑलरेडी इमिग्रेंट्स और स्किल लेबर्स को हेल्प करने के लिए ब्लू कार्ड का सिस्टम निकाला था, हाँ जी। पर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो थोड़ी बहुत मुश्किलें लाती थी फॉर एक्वायरिंग द ब्लू कार्ड। उसमें से पहला था सैलरी थ्रेशहोल्ड। तो सैलरी थ्रेशहोल्ड इस लॉ से पहले तक 56,000 यूरोज एनुअल सैलरी, हाँ जी, आपकी 56,000 यूरोज एनुअल सैलरी होनी चाहिए थी, तभी आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होते हो। पर अब वो 56,000 से रिड्यूस होके 43,800 यूरोज ही रह गई है। ये पहला बेनिफिट इस लॉ का, इमिग्रेशन लॉ का। दूसरा, ब्लू कार्ड के लिए आप जो स्पेशली आईटी और टेक फील्ड से होते थे, उनके लिए एक कंपल्सरी चीज़ थी कि उनकी जो डिग्री है, यूनिवर्सिटी डिग्री, या तो वो जर्मनी से होनी चाहिए या फिर वो जर्मन रिकग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि अगर आपकी अगर आप जर्मनी से पढ़ रहे हो, मास्टर्स करो, जैसे मैंने मास्टर्स किया है, तो हमारे लिए ब्लू कार्ड बहुत आसान था क्योंकि वो रिकग्नाइज्ड है उस फील्ड से जिसमें हमने मास्टर्स करी और जिस फील्ड में हम जॉब कर रहे हैं, तो वो मैच होती है और हमारी सैलरी थ्रेशोल्ड का तो क्राइटेरिया था ही, पर डिग्री के हिसाब से ये चीज़ होती थी, ठीक है। तो मेरे केस में तो वो था। पर अब जर्मनी के न्यू इमिग्रेशन लॉ के हिसाब से अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, कहीं से भी आ रहे हैं, तो आपकी डिग्री अगर आपके खुद के देश में रिकग्नाइज्ड है, देन दैट्स मोर देन इनफ। हाँ जी, तो ये एक बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अगर आपकी डिग्री रिकग्नाइज नहीं होती थी तो भी उसके लिए, अगर आप फिर भी आना चाहते हैं, तो उसके लिए एक प्रोविजन था कि तो आप पूरा पेपर वर्क करें, ब्यूरोक्रेटिकल वर्क करें, जिससे आपकी डिग्री रिकग्नाइज्ड कैटेगरी में आ पाए। पर उसके लिए 5-6 महीने आराम से लग जाते थे। तो इसलिए वो काम तो अब ख़त्म। आपकी डिग्री आपकी अपने देश में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी आपके अपने देश में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, एंड दैट्स इट। तो ये दो चीज़ें जो ब्लू कार्ड के लिए की गई है, ये मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ पे ब्लू कार्ड के बाद पीआर पे आया हूँ, तो मुझे पता है फिर भी कितने धक्के खाने पड़ते थे। अब धक्के खाने की वजह है ब्यूरोक्रेसी। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, ब्यूरोक्रेसी के बारे में जब बात कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेटिक जो पेपर वर्क है, फॉर एग्जाम्पल जब आप जर्मन एम्बेसी से वीज़ा अप्लाई करते हैं या फिर और जैसे थर्ड पार्टी जैसे VHS है उसके थ्रू अप्लाई करते हैं, तो कम से कम आराम से 4-5 हफ्ते अपॉइंटमेंट्स मिलने में टाइम लग जाता था। तो नए लॉ के हिसाब से ये ब्यूरोक्रेटिक वर्क जो है उसमें भी थोड़ा बदलाव आएगा, यानी कि वर्क प्रोसीजर फास्ट होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी जब आप वीज़ा अपना चेंज करवाते हैं, अपॉइंटमेंट्स मिलने में आम या फिर इंटरनेशनल ऑफिस से जो अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आती थी। तो
नया लॉ इस पे भी स्ट्रेस करने वाला है, जिससे ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस ज़्यादा फास्ट हो, आप लोगों को वीज़ा अपॉइंटमेंट्स आराम से मिले और प्रोसेस इतना जल्दी हो कि आप जल्दी से जर्मनी आ सकें जहां से भी आप आ रहे हैं। तो अब दूसरे इंपॉर्टेंट चेंज पे आते हैं जो जर्मनी के इमिग्रेशन लॉ ने 2023 में किया है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ चांस कार्ड या फिर इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कार्ड, और कुछ लोग इसको ग्रीन कार्ड भी कह रहे हैं, जर्मनी का ग्रीन कार्ड। तो ये है क्या? तो जैसा नाम बता रहा है चांस कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड, इसका मतलब कि जर्मनी आपको एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप लोग यहाँ आ सकें, ठीक है, विदाउट मच रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे आ सके 12 महीनों के लिए और जॉब सर्च कर सके। हाँ जी, अब इसको जॉब सीकर्स वीजा से कंपेयर ना करें, यह अलग है जॉब सीकर्स वीजा, और इसके ज्यादा बेनिफिट्स हैं एज कंपेयर टू जॉब सीकर्स वीजा। वो क्या है? पहला, जब आप जॉब सीकर्स वीजा पे आते हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ 20 घंटे के लिए पार्ट टाइम कर सकते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपको फैमिली या इंडिया पे डिपेंड ना करना रहना पड़े। पर चांस कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड में आप 40 घंटे हफ्ते का काम कर सकते हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, तो ये एक बड़ा बेनिफिट है। दूसरा ये है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड और चांस कार्ड आपको 12 महीने के लिए मिलेगा, आपके पास 12 महीने का टाइम होगा विद एज कंपेयर टू 3 महीने, ठीक है। तो आपके पास 12 महीने का टाइम होगा, आप आके यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। और ये जो चांस कार्ड है वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे होगा। जो कनाडा में पॉइंट बेस्ड सिस्टम चलता है वो अब जर्मनी में भी इंट्रोड्यूस हो गया है विथ चांस कार्ड या अपॉर्चुनिटी कार्ड। तो ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे होगा। पॉइंट बेस्ड सिस्टम यानी कि आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन एज, डिग्री, यूनिवर्सिटी डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस और लैंग्वेज। तो ये 4 टॉपिक्स हैं जिसके बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स चाहिए ये चांस कार्ड के एलिजिबल होने के लिए या फिर अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल होने के लिए, ठीक है। तो वो कैसे डिसाइड होगा वो डिटेल में आपको मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना है चांस कार्ड के बारे में तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको जानना है, तो मैं थोड़ा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। पर जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है, यूनिवर्सिटी डिग्री है, तो उसके शायद आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है उसके आपको शायद 4 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर आपके पास साथ में वर्क एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आपको 2 पॉइंट्स और मिलते हैं। तो 6 पॉइंट्स तो आपके वैसे ही हो गए, तो आप एलिजिबल हो गए अपने चांस कार्ड के लिए। तो थोड़ी देर जैसे मैंने आपको बताया कि मच रिक्वायरमेंट्स, नॉट मच रिक्वायरमेंट्स। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ये 6 पॉइंट्स आराम से घर बैठे बैठे उनको पता है कि मेरे तो है 6 पॉइंट्स, मैं चांस कार्ड के लिए एलिजिबल हूँ, तो मुझे इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर नहीं है, जैसे कि ऑफकोर्स जब ये चांस कार्ड दिया जाएगा तो आपको कुछ बैंक अकाउंट में पैसा दिखाना पड़ेगा, जैसे जॉब सीकर्स वीज़ा पे होता है, जैसे 8-9 हज़ार यूरो, ताकि गवर्नमेंट को पता हो कि आप अपने आप को थोड़ा बहुत तो यहाँ पे सपोर्ट कर पाओ अगर आपको बाई चांस पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलती 40 घंटे पर वीक के लिए, ठीक है। और वो कितना है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, वो पता नहीं है। जैसे पता चलेगा मैं वीडियो बना दूंगा। और दूसरी बात, एक थोड़ा सा गड़बड़ ये है कि ये कुछ ही अमाउंट के चांस कार्ड रिलीज होंगे। ऑफ कोर्स अब ऐसा तो नहीं है ना कि चांस कार्ड पूरी दुनिया को दे दिया, नहीं। तो हर साल थोड़े बहुत चांस कार्ड रिलीज होंगे, वो डिपेंड करता है क्योंकि ये बहुत ही नया सिस्टम है गवर्नमेंट के लिए भी, और सारे ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसेज, इंटरनेशनल ऑफिसेज के लिए भी बहुत अलग सा सिस्टम है। उनको सारी एप्लीकेशंस प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, उनको ये सारा वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस करने में कितना टाइम लगेगा, तो ये अभी किसी को नहीं पता। और इस वजह से जो चांस कार्ड की क्वांटिटीज़ हैं वो एक लिमिटेड नंबर्स की होंगी, तो कुछ ही लोगों को ये चांस कार्ड मिल पाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा भी ऐसा नहीं है, जो मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिस बहुत हवा बना रहे हैं, तो थोड़े बहुत लिमिटेशंस हैं, वो तो ऑफ कोर्स रहेंगी, है ना। तो इसलिए ये एक लिमिटेशन है जो बहुत से लोग बता नहीं रहे हैं वीडियो में, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक लिमिटेशन होगी। तो डिटेल में अगर आपको इस चांस कार्ड के बारे में जानना है तो ज़रूर बताइए, तो मैं वीडियो ज़रूर बना। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वो है ब्रिंगिंग पेरेंट्स टू जर्मनी परमानेंटली। हाँ जी, तो जैसे आप डिपेंडेंट वीज़ा पे अपने स्पाउस को ला सकते थे, वैसे ही अब आप डिपेंडेंट वीज़ा पे अपने पेरेंट्स को ला सकते हो। तो जर्मनी ने ये रिकॉग्नाइज किया कि ओके, अगर लोग यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं तो वो ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया वापस हर 2-3 महीने में जाना इतना फिजिबल तो होता नहीं है, और बहुत से लोग इंडिया वापस चले जाते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स को अकेला नहीं छोड़ सकते, रिटायरीज हैं और वो डिपेंडेंट होते हैं अपने बच्चों पे। तो इसलिए जर्मनी ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, लोग इसलिए भी छोड़ के जा रहे हैं, स्पेशली इंडियंस, की वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाना चाहते हैं और उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम जर्मनी ने निकाला है। ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स ऑब्वियसली होंगी कि आपको शायद
घर का एरिया ज़्यादा बड़ा चाहिए होगा, क्योंकि जैसे स्पाउस वीज़ा के लिए आपको घर का एरिया बड़ा चाहिए होता है, 40 मीटर पर स्क्वायर शायद एवरेज है एक बंदे के लिए, तो शायद घर आपको बड़ा चाहिए हो। आपको अपनी इनकम दिखानी पड़े कि आप फैमिली सपोर्ट कर भी सकते हो, जैसे स्पाउस वीज़ा के लिए होता है। तो अब आपके घर में ज़्यादा मेंबर्स आ रहे हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा इनकम में बढ़त होनी चाहिए। तो वो सारी जो कंडीशंस है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, और जैसे ही होती है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको जानना है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या चाहिए, आपको क्या जानना है और ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको लगता है कि अब मैं अपनी वीडियोस में कुछ चेंजेस करूं तो प्लीज़ वो भी बताइए। तो खैर अभी के लिए इतना ही, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहता। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही थे जो मैंने आपको बता दिए। तो जर्मनी का जो नया इमिग्रेशन लॉ है, जर्मनीज न्यू इमिग्रेशन लॉ इज़ अमेजिंग, और इसके और भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं अब इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, बट जैसा मैंने बताया अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्ते और शबा खैर।